वॉर है वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। आप शुरू तो कर सकते हैं जंग, मगर कैसे खत्म होगी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपको जैसे कभी आपने बंदर का नाच देखा होगा, तो जो जी मदारी है वो बंदरों को लड़वाता है। पपेटियर होता है जो कठपुतलियों को नचाता है, वो तो एक पर्दे के पीछे छुपा होता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको कठपुतली दिखाई देती है, वो लगता है कि वो घूम रही है इधर उधर, मगर असली में वो अपने दम पे नहीं घूम रही है। वो जो पपेटियर है वो नचाता है एक बहुत टाइनी स्ट्रिंग से। जो हम लोग में आपस में होता है कि पुलवामा अटैक और बालाकोट और ये अब पहलगाम अभी हुआ है, और इसके पहले उरी और वो बॉम्बे, सब के पीछे खेल किसी और मदारी का है। अकल तो है नहीं, यहाँ एक खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है। देखिए, इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी, ये सब फॉरेन कंट्रीज के एजेंट्स हैं। तो मेरे कुछ जो वेल विशर इंडिया में, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए साहब, ये आप कहना बंद करिए कि कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने ये किया कि न किया, क्योंकि अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो आपको ब्रांड कर दिया जाएगा, आप एंटी नेशनल हैं, और आप सेडिशन चार्ज और क्रिमिनल चार्ज ये सब आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा, यानी आप गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ एक और साहब फिर मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू। काटजू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इंडिया पाकिस्तान की सरहदें गर्म हैं, गोले आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं। इंडियन क्लेम कर रहे हैं कि हम घुसकर मारे, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी घुसकर मारेंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको जवाब देंगे। इंडियन कह रहे हैं जी हमने तो कर लिया जो करना था। ये एक बड़ी बहस, अजीब सी बहस है और नफरत अंगेज जो 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 बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर। इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस बिल्ड हुआ है, ये जो रात को स्ट्राइक हुई इसके ऊपर और फिर उसके बाद जो चमगोइयां जा रही हैं? देखिए, ये समझने के लिए या तो आप हल्की बात मुझसे चाहते हैं कि गहरी बात चाहते हैं। सर, गहरी। गहरी बात आप चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा समझाने का। जी जी। मैं समझाऊंगा, मगर क्योंकि और कोई नहीं समझाएगा। सब इधर लफाजी करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं आपको ठीक समझा, है। पहले तो आप समझिए कि ये दुनिया एक दुनिया नहीं है। दिस इज नॉट वन वर्ल्ड, ये दो दुनिया है। इसी जमीन पे दो दुनिया है। कौन सी दो दुनिया? एक तो वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें आती है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब चाइना भी उनके रैंक्स में आ गया है। और दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड जापान। ये दूसरी वर्ल्ड है। अब जो पहली दुनिया है, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, जो मगर वो हमेशा बड़ा सीक्रेट रखेंगे। बहुत सीक्रेट रख, कभी ओपनली नहीं बताएंगे आपको। वो ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को किसी हालत में डेवलप नहीं होने देना। ये बड़ा स्ट्रांग रूल है उनमें। और क्यों ऐसा है, हम उसका वजह आप बताएंगे। मगर उस वजह समझने के लिए थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स समझनी होगी, क्योंकि बिकॉज पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे तो आप पॉलिटिक्स भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग बिग पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो जी उसमें जो वर्कर्स को जो वेजेस दी जाते हैं, दैट इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, सॉरी, अगर कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकते हैं। अ, देखिए, कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन होता है। जी। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है, बम और गोलियों तलवार से नहीं, बट बाय अंडर सेलिंग हिम। यानी वही माल, उसी हाई क्वालिटी का माल सस्ते दाम पे बेच के। तो अब देखिए, आपको एक एग्जांपल हम दें। चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949। उसके जी। पहले चाइना गरीब मुल्क था, बिल्कुल 95% चाइना के लोग बिल्कुल चिथड़ों में रहते थे, बहुत गरीब थे। मगर 1949 की जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो लीडर्स पावर में आए चाइना में, उन्होंने एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट किया चाइना में, जो अभी भी ग्रो कर रहा है। अच्छा, अब वो जी। मैसिव इंडस्ट्रियल बेस जो है चाइना में, कपल्ड विद द चीप लेबर अवेलेबल इन चाइना, ये एनेबल करता है चाइनीज को टू अंडरसेल द होल वर्ल्ड।
अब जैसे मैं बहुत अक्सर जाता हूँ अमेरिका, वहां के सुपर मार्केट आर पैक्ड विद चाइनीज गुड्स। यानी चाइनीज वही माल बेचते हैं जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर बेच सकता है, मगर अमेरिकन मैन्युफैक्चरर के आधे दाम पे, क्योंकि चाइनीज लेबर बहुत चीप है, अमेरिकन लेबर बड़ा महंगा है। अब हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे तो लेबर इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर। हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट अगर बन जाए, जैसे चाइना बन गया, और इसका पूरा पोटेंशियल है, हम बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट है और बड़ा ह्यूज रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 15-20 साल में हम चाइना या अमेरिका बन सकते हैं। मगर अगर हम बन जाएंगे तो क्या होगा, वेस्टर्न इंडस्ट्रीज का क्या होगा? वो तो सब कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन वही माल, वही हाई क्वालिटी का माल अ, आधे का एक तिहाई। समझिए। तो काटजू साहब, ये सारी फिर ये अमेरिका की या फिर ग्रेट पावर्स की गेम है, ये उनके कहने पर हो रहा है या उनके इशारों पर नाच रहे हैं, क्या हो रहा है फिर? देखिए, ये पहले आप मैं आपको बता रहा था, पहले समझिए कि डेवलप कंट्रीज ये करा रहे हैं। ये जो हम लोग को लड़वाया जा रहा है, वो आपको जैसे कभी आपने बंदर का नाच देखा होगा, तो जो जी जी। मदारी है वो बंदरों को लड़वाता है। तो मदारी लोग बैठे हुए हैं कहीं डेवलप कंट्रीज में, वॉशिंगटन में या लंदन में कहीं बैठे हुए हैं, और उनके जो अपने एजेंट्स के थ्रू हम लोग को लड़वाया जा रहा है। पूरा खेल है। या जैसे कभी आपने कठपुतली का नाच देखा है? जी मैंने जी तो जी। बचपन में देखा। तो जो पपेटियर होता है, जो कठपुतलियों को नचाता है, वो तो एक पर्दे के पीछे छुपा होता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कठपुतली दिखाई देती है, वो लगता है कि वो घूम रही इधर उधर, मगर असली में वो अपने दम पे नहीं घूम रही है। वो जो पपेटियर है वो नचाता है एक बहुत टाइनी स्ट्रिंग से। तो वो जो डेवलप कंट्रीज वो पपेटियर हैं, तो हम लोग को लड़वाए जा रही है। देखिए, हम लोग को लड़वाया जा रहा है इसलिए ताकि हम यूनाइट होके एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। पूरा खेल ये है, आप समझ लीजिए, पूरा खेल ठीक है। डेवलप कंट्रीज का है कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, खासकर जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये ये एक डेवलप कंट्री ना बन जाए, जैसे एक चाइना बन गया। एक चाइना ने नाक में दम कर रखा है ये वेस्टर्न कंट्रीज का, क्योंकि चाइनीज के बाद चीपर लेबर है, और हमारा लेबर तो चाइनीज लेबर से भी सस्ता है। अगर हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के आए, तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाएंगी, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडेबल। उनका माल क्योंकि उनका लेबर बहुत महंगा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत है, और बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम उनके आधे या एक तिहाई दाम पे वही माल जो वो बनाते हैं हम बेच सकते हैं। तो उनका माल कौन खरीदेगा? पूरा खेल ये ठीक इसके। है। अब देखिए, अब आप समझ सकते इस पर्सपेक्टिव में, अगर आप देखेंगे, ये सारे जो हम लोग में आपस में होता है, कि पुलवामा अटैक और बालाकोट, और ये अब पहलगाम अभी हुआ है, और इसके पहले उरी और वो बॉम्बे, सब के पीछे खेल किसी और मदारी का है। पूरा खेल है कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, और इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहे। अब देखिए, हम दोनों गरीब मुल्क हैं, दो गरीब आदमी आपस में कैसे दुश्मन हो सकता है एक दूसरे का? उसको तो एक साथ दोनों एक दूसरे का हाथ मिला के लड़ना चाहिए, गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, और लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन, ये हमारे दुश्मन है। हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं भाई? हम तो दोनों गरीब मुल्क हैं, हमारा तो कॉमन दुश्मन है ये गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई और भुखमरी वगैरह। तो लिहाजा ये सब करवाया जा रहा है, और हम लोग बेवकूफ हैं, अकल तो है नहीं। मैंने तो अक्सर कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग 90% गधे होते हैं, अकल तो है नहीं। यहाँ एक खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है, कि वो बड़ी आसानी से भड़काया जा सकता है कि हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। बड़ा आसान, अंग्रेज यही से चाल चलते थे। तो ठीक है। लिहाजा वो काटजू काजी साहब, मुझे मुझे थोड़ा सी और समझा दें। ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये सारी जो चीज है ये वेस्टर्न ताकतों की वजह से हो रही है, उन्हीं के मफाद में सब कुछ है। मगर नरेंद्र मोदी, इंडिया में कहा जाता है कि बड़ा एक इंटेलेक्चुअल है जी, ये बड़ा समझदार है, इंडियंस की रगों से वाकिफ है।
फिर वो इस सारे चीज में कैसे इस्तेमाल हो गया? पहलगाम हुआ, पहलगाम के वहां पर हिंदुओं को आईडी कार्ड्स देकर मारा गया। अब पाकिस्तान में जो हुआ वो मस्जिदों के ऊपर हिंदू मुस्लिम का फसाद शुरू हो गया है, ये दोनों ममालिक के दरमियान, जो 1947 में हुआ था। ये मोदी को नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसको खुश कर रहा हूं, उसका फायदा नुकसान क्या होगा? देखिए, इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी, ये सब फॉरेन कंट्रीज के एजेंट्स हैं। फर्क फर्क तरीके से, जैसे ये बीजेपी मजहब के नाम पे नफरत फैलाती है, और पार्टियां हैं वो जात के नाम पे नफरत फैलाती हैं, पोलराइज करती हैं सोसाइटी को, यानी यूनाइट नहीं होने देते। तो लिहाजा ये किसका खेल है कि हम लोग यूनाइट ना होने पाए? ये फॉरेन कंट्रीज का है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम एक एक यूनाइट होके एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में इमर्ज न करें। पूरा खेल ये है। तो ये जितने इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं और आपके भी पॉलिटिशियंस, ये सब दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ फॉरेन पावर्स। ये ठीक है। समझ लीजिए। यहां पर मुझे मुझे थोड़ा सा बता दें, अगर इमरान खान जेल से बाहर होता तो वो भी यही कुछ कर रहा होता, वो भी इन्हीं के इशारों पे चलता, या फिर वो जो उसका कुछ स्टांस था जिसका आपने जिक्र ऑफ द रिकॉर्ड भी किया, वो उस पे खड़ा होता? देखिए, इमरान खान के बारे में मैंने मेरी एक इंटरव्यू ली थी, अ, आपके पाकिस्तान के कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ली थी। तो मैंने कहा, जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उस टाइम इंडिया में बहुत गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ब्लेम किया जाता था पाकिस्तान। हमारे जी। कई सिपाही मारे गए, सोल्जर्स मारे गए थे पुलवामा में, एंड पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। तो उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, और इमरान खान ने एक बड़ी संजीदगी का और बड़ी मेच्योरिटी का स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम भी आपका दुख दर्द समझ सकते हैं, कि आपके इतने सारे सिपाही मारे गए। हम भी दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं। मैंने खुद जाके कई हॉस्पिटल में देखा है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, वो दहशतगर्दी के शिकार थे। तो हमको भी वही दुख दर्द हुआ। तो आप जैसी जांच करवाना चाहें, आप ऑर्डर करिए, और हम उसमें शरीक शरीक होंगे, आपसे कोऑपरेट करेंगे। आप तय करिए किस तरह की आप इंक्वायरी चाहते हैं, कि किसने किया। पहले तो मालूम तो हो किसने किया। देखिए, दिक्कत क्या है ना, वो लोग जो 22 अप्रैल का वाकया है, जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए, जी। जिन लोगों को मारा वो मारने के बाद गायब हो गए जंगलों में। अब कौन थे, हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, उनके पीछे क्या कोई मास्टरमाइंड था, उनको हथियार किसने दिए थे, ये कुछ नहीं मालूम। वी नो नथिंग। और मगर ब्लेम किया जाए कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। तो मैंने एक बार कहा, एक और इंटरव्यू में कि ऐसा है, एक किताब है एलिस इन वंडरलैंड, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, बचपन में सभी पढ़े होंगे, लुइस कैरल की एलिस इन वंडरलैंड। उसमें एक कैरेक्टर है क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो क्वीन जी। ऑफ हार्ट्स के सामने किसी को लाया जाता था, तो वो कहती थी ऑफ विद हेड, सर काटो उसका। तो किसी ने कहा, सर काटने के पहले उसको सुनवाई का मौका तो दे दो, एक मुकदमा तो चलाओ। उसने कहा, नहीं, मुकदमा बाद में चलेगा, पहले सर काटो। तो यहाँ चिल्ला रही है, जब से ये वाकया हुआ है जो पहलगाम का वाकया, कुछ मिनटों में ही चिल्लाने लगे, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान। अरे भाई, बिना इन्वेस्टिगेशन के, यानी जैसे यू आर बिहेविंग लाइक द क्वीन ऑफ हार्ट्स, कि पाकिस्तान को मारो। ये जांच करना कि भाई किसने किया, ये बाद में जांच होगी, पहले पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दो कि इसी ने किया। ये तो उल्टा उल्टा हो गया। भाई, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, जैसे इमरान खान ने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन, ये मालूम तो है नहीं किसने किया, मगर आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने किया। किस बेसिस पे अज्यूम कर रहे हैं, क्या एविडेंस है? और देखिए, मैंने एक दो बार ये बात कही, तो मेरे कुछ जो वेल विशर इंडिया में, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए साहब, ये आप कहना बंद करिए कि कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने किया कि न किया, क्योंकि अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो आपको ब्रांड कर दिया जाएगा, आप एंटी नेशनल हैं, और आप सेडिशन चार्ज और क्रिमिनल चार्ज, ये सब आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा, यानी आप गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये सवाल पूछ, यानी ये कहना कि भाई क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान का हाथ था इसमें, ये सवाल पूछना भी बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान में।
मगर मैं तो पूछ लेता हूँ। तो मुझसे कहा मेरे वेल विशर ने कि साहब ये सब बोलना आप बंद करिए, क्योंकि आप खतरे में पड़ जाएंगे। अब आपके ऊपर अटैक किसी न किसी तरीके से आएगा कि आप एंटी नेशनल हैं, आप प्रो पाकिस्तानी हैं, आप आपके ऊपर सेडिशन केस और क्या क्या केस शुरू हो जाएंगे। ये सब ये पूछना कि भाई एविडेंस क्या है कि पाकिस्तान ने किया, इसका कोई एविडेंस तो दो। ये सवाल नहीं पूछ सकते हिंदुस्तान में आप। तो मैंने पूछ लिया, बट आई एम द ओनली वन। और कोई किसी की हिम्मत ही नहीं, बड़े बड़े यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछना कि भाई क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि पाकिस्तान का हाथ है। आपने पहले से लेके चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तानियों ने किया, पाकिस्तानी ने। काटजू साहब, आप बड़ी सेंसेबल बात कर रहे हैं और समझ भी आ रही है, मगर बदकिस्मती से जब रात को ये स्ट्राइक हुई, पहलगाम जब वाकया हुआ, उसके ऊपर भी अफसोस है क्योंकि मासूम लोगों को मारा गया, निहत्थे लोगों को मारा गया, जुल्म था। रात को जो स्ट्राइक हुई वो पाकिस्तानी मस्जिदों के ऊपर हुई, और उसके बाद इंडियन मीडिया के ऊपर एक विक्ट्री सेलिब्रेट की गई। कहा गया कि हमने विक्ट्री कर ली, हम जीत गए। आप इंडियन मीडिया के इस बिहेवियर पर क्या कहेंगे? ये इस कदर अजीब बिहेवियर क्यों है? भाई मेरे इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो देखिएगा। उसका टाइटल है, इज इट द फोर्थ एस्टेट और द फर्स्ट एस्टेट। यानी इंडियन मीडिया जो है, फोर्थ एस्टेट वो होती है यानी जो पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द मीडिया नोन बिकेम नोन एज द फोर्थ एस्टेट, कि क्योंकि वो पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता था। वो फर्स्ट एस्टेट होता है कि रूलर रूलर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो मीडिया, मैंने सवाल पूछा है, वही देखिए शायद आप आज का न्यूज इंटरनेशनल है अखबार आपके पास, जी जी देखिए उसमें छपा है क्या, द न्यूज इंटरनेशनल जो जंग ग्रुप का है। आपके यहाँ दफ्तर में होगा अखबार। जी 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 दी मंगाइए न्यूज मंगाइए इंटरनेशनल अभी जी। मंगाइए, मंगाइए, देखिए मंगाइए अखबार। अरे अखबार हम मंगवाते हैं, अभी 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 हमारे पास है नहीं, हम मंगवा लेते हैं उसे। अरे साहब कैसे जर्नलिस्ट हैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट अखबार आपके पास नहीं आता। अच्छा। उसमें शायद छपा है, देखिएगा। वो टाइटल है, ठीक है। इज इट द फोर्थ एस्टेट और द फर्स्ट एस्टेट। यानी हमारी जो मीडिया है वो जनता को रिप्रेजेंट करती है कि जो हुक्मरान को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट एस्टेट जो रूलर को रिप्रेजेंट। वो चिल्ला रहे हैं कि मारो मारो मारो। सारी टीवी चैनल पर्टिकुलरली इतने हॉकिश हो गए हैं, जिंगोइस्टिक हो गए हैं। जिंगोइज्म आप समझते हैं कि वॉर मॉन्गरर, जी। मारो मारो मारो। पाकिस्तानियों को पकड़ के डंडे मारो। और अभी जो एक बड़ी स्ट्राइक हुई अजीब सी, सोशल सर बड़ी मीडिया आ बड़ी रही है। अजीब सी वाइब्स आती हैं जब इंडियन चैनल देखें, और वहां पर जो इवन के जो भी पैनलिस्ट होते हैं उनका एक ही बयानिया होता है कि बस मारो मारो मारो। बहरहाल सर, बताइएगा, जंग, आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि ये जंग जो है ये 10 दिन भी नहीं चल सकती, इकोनॉमी हमारी इतनी नहीं है कि हम 10 दिन तक ये जंग फेस कर सकें। अगर इसकी शुरुआत हो गई है, ये मिसाइल और ये अटैक्स और ये एयर स्ट्राइक सब कुछ चलता है, 10 दिन बाद क्या हालात होंगे? अगर हम 10 दिन बाद भी जंग जारी रखते हैं, इकोनॉमी का कचूमर निकलने के बाद फिर क्या हालात होंगे? देखिए आपको बता दूं कि इंडिया इंडियन आर्मी में भी और आपकी पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स वगैरह जितने वेपन्स आते हैं, तकरीबन सभी फॉरेन कंट्रीज से खरीदे जाते हैं और बड़े महंगे होते हैं, जी वेरी एक्सपेंसिव। ह्यूज अमाउंट ऑफ योर, हमारा भी बजट और आपका भी बजट हथियार खरीदने में जाता है। तो आपके पास और हमारे पास जो हथियार हैं 10 दिन चल सकते हैं। जो जैसे एक एक मिसाइल होता है लाखों रुपए का आता है, अब 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको फिर फिर फॉरेन कंट्रीज के पास जाना होगा हाथ जोड़ के कि हमको दीजिए और हथियार। अच्छा आपके पास पैसा कहाँ है खरीदने का, वो दें ना दें क्या क्या भरोसा। तो कहने का मतलब, हम लोग गरीब मुल्क हैं, हमारी हैसियत नहीं है लंबी लड़ाई लड़ने की। 10 दिन की लड़ाई तो आप लड़ लें बड़े जोश में आके, उसके बाद क्या होगा, खत्म, आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। ऐसे ही बुरा हाल है इंडियन इकोनॉमी का भी और पाकिस्तानी इकोनॉमी का। तो हम लोग ज्यादा दिन लड़ाई लड़ नहीं सकते। चिल्लाना अलग चीज है, मगर हकीकत ये है। और ठीक है। दूसरी और चीज हम देखिए, वॉर है वेरी अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स। आप शुरू तो कर सकते हैं जंग, मगर कैसे खत्म होगी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे तो फिर नेपोलियन और हिटलर दोनों ने रशिया पे हमला कर दिया, रशिया इन्वेड किया। जी
और ये समझ के बड़ा क्विक विक्ट्री होगी, बड़ी जल्दी फतह हो जाएगी। मगर हुआ क्या, उल्टा वो उनकी डिफीट हुई और खत्म हो गए वो। तो लिहाजा ये लड़ाई लड़ाई बड़ी सीरियस चीज है, ये सब करना ठीक नहीं है। ठीक है। अब तो ये शुरू हो गया है, वेस्टर्न ताकतों को हमने खुश करने के लिए एक दूसरे के ऊपर मार दिया, मजहबी लड़ाई भी शुरू कर दी। हमने ये भी कह दिया जी हम जीत के, और कोई कह रहा है कि हम घुसकर मारेंगे। अब व्हाट नेक्स्ट, आपको आगे नजर क्या आ रहा है? ये फेस सेविंग कैसे मिलेगी? पाकिस्तान को ये स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा, कोई कम्युनिकेशन होगी, बातचीत खत्म हो जाएगी? क्या आपको लग क्या रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखकर? नहीं, अब यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करेगा, यूनाइटेड नेशन दोनों कंट्रीज को कहेगा सीज फायर करिए और इंटरवीन करे, यही सब होगा। तो ज्यादा दिन चल नहीं सकती लड़ाई, और बंद करने का तरीका यही कि यूनाइटेड नेशन इंटरवीन करें, वो और सिक्योरिटी काउंसिल। अगर ये कहते हैं जी हम नहीं लड़ाई बंद करेंगे, यूनाइटेड नेशन की नहीं मानेंगे, हमने लड़ना है, हम बड़े योद्धा हैं, हमारी हिस्ट्री है, हम जंगे लड़ेंगे, फिर आपको क्या नजर आता है? 10 दिन बाद मांगे तंगे का होगा जब, तो उसके उसके बाद क्या, कहाँ देखिए स्टैंड कर रही देखिए, होंगी ये दोनों नेशंस? अगर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ फैसला कर दिया, ये दोनों मुल्कों को मानना होगा, क्योंकि ये लोग भाई डिपेंडेंट हैं ऑन इकोनॉमिक एड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कहेंगे करना पड़ेगा भाई। आपकी हैसियत है, आपके पास पैसा है, गरीब मुल्क है आप जैसे, आपका पाकिस्तान तो हर दूसरे दिन जाता है आईएमएफ के पास भीख मांग, बेगिंग बेगर बोल लेके हमें भीख दो भीख दो। आपकी और हमारा भी इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो लिहाजा हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आ जाए, वी कैन नॉट डिफाई दैट। ठीक है। और आखिर में सर बता दें, आपने कहा कि ये दोनों मुल्क के इनके सियासतदान जो हैं ये वेस्टर्न पावर्स के एजेंट्स हैं, आपने बड़ा सीधा एक इल्जाम लगा दिया। मगर आप इमरान खान को इस सब में से एग्जाम्पशन दे देते हैं, आप कहते हैं जी इमरान खान नहीं है। क्यों नहीं है? इमरान खान क्यों अलग है सबसे? देखिए इमरान खान क्योंकि अलग होने की कोशिश की उसने, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन कैंप में था जब से बना है, क्योंकि अमेरिका उसको हथियार देता था, पैसा देता था, अमेरिकन कैंप में था। इमरान खान ने थोड़ा सा पाकिस्तान को अमेरिका से हटाने की कोशिश करी। उसने कई बयान दिए अमेरिका के खिलाफ कि इन्होंने हमको गुलाम बना रखा है, हमारे इतने सोल्जर्स को अफगानिस्तान भिजवा के कटवा दिया। और फिर इमरान खान चले गए मॉस्को, पुतिन से मिले जब यूक्रेन वॉर हो रही थी, और कह दिया कि वो उसामा बिन लादेन शहीद था। ये सब बयानों से अमेरिका नाराज हो गया है इमरान खान से, और इसीलिए जेल में डलवा दिया। आपकी फौज वही करती है जो अमेरिका से हुक्म आता है, सलूट मारती है, कहती है जी हुजूर, और ऑर्डर फॉलो करती है। जैसे भुट्टो को क्यों फांसी लगाई गई, क्योंकि वो वो भी अमेरिका से हट रहा था, अपनी पॉलिसी हटा रहा था। वो फ्रेंच फ्रेंच के पास गया था न्यूक्लियर डील करने, और अमेरिका रशिया की तरफ जा रहा था। तो अमेरिका नाराज हुए, उन्होंने जियाउल हक से कहा इसको निकालो, खत्म करो। वही जियाउल हक साहब ने सलूट मारा, वो अमेरिकन ऑर्डर को फॉलो किया। वही आपकी फौज ने भी किया इमरान खान के साथ। आप आए इमरान गए। खान को और जुल्फकार अली भुट्टो को एक लेवल का लीडर समझते हैं, या कोई फर्क रखते हैं दोनों में? नहीं, फर्क तो है, मगर मैंने कहा दोनों में कॉमन चीज ये है कि बोथ ट्राई टू शिफ्ट अवे फ्रॉम अमेरिका, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया इन दोनों के खिलाफ। इमरान खान आखिर क्यों पड़ा हुआ है इतने साल से जेल में, इसीलिए अमेरिकन जब तक अमेरिका का रुख नहीं बदलेगा, इमरान खान जेल से नहीं निकलेगा। अमेरिका ने उसको जलवाया है जेल में, ये आपके आर्मी से कह के कि ये जो है ये अमेरिका के खिलाफ बहुत कई इसने बयान दिए। और वो आपको मालूम था वो डोनाल्ड वू का क्या लेटर आया था और क्या क्या, और कई बार कहा कि अमेरिका हमको गुलाम बना के रखना चाहता है, और अपने ट्रूप भेज दिए हैं ये। तो लिहाजा एंटी अमेरिकन कई स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हुए थे, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत नाराज हो गया इमरान खान। तो ठीक। अमेरिका, इमरान खान थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहता था, आप समझे ना। और उसकी सजा भुगत रहा है। उसकी सजा भुगत रहा है, अमेरिका नहीं छोड़ेगा। ये समझ लीजिए जब तक अमेरिका का रुख नहीं बदला, तब तक इमरान खान जेल में रहेंगे।